भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आगे बढ़ते हैं। धारा 26 एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका जो शीर्षक है वो कहता है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मामलों के लिए दो तरह के मामले का मतलब है, पहला क्रिमिनल मामला और दूसरा सिविल मामला। तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्रिमिनल मामला। तो आज के इस वीडियो में क्रिमिनल मामले के बारे में बताते हैं। धारा 26 वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, मतलब रिलीवेंट भी है और ग्राह्य भी है। किस मामलों में? जैसे न्यायालय विवादक तथ्य जानना चाहता है, प्रश्नगत है कि वो कैसे मरा, तो ये विवादक तथ्य हो गया, और उसके मरने के बारे में जो जानकारी देता है ऐसा तथ्य सुसंगत तथ्य है, और ये पूरे उसका जो आंसर मिलेगा तो वो सुसंगत भी है और ग्राह्य भी है। नंबर 1 जो मर गया है, नंबर 2 जो मिल नहीं सकता, कहीं चला जाए, नंबर 3 जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाए। जैसे कि मान लीजिएगा अभी कोई उसने बयान दिया और उसके बाद वो कोमा में चला गया, तो भी उसका जो स्टेटमेंट है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में माना जाएगा। चौथी बात है जिसकी हाजिरी विलंब या व्यय के दृष्टिगत अतार्किक हो। इसका मतलब है कि मान लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी यहाँ इंडिया में ताजमहल देखने आया और उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई, तो उसने अपनी ऐसी घटना को जो BNSS की धारा 183 में बताया था रिकॉर्ड करवा दिया है, क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक आने में समय और खर्च ज्यादा लगेगा, तो ऐसे लोगों के बयान भी इसमें शामिल है। पांचवी बात, ऐसे स्टेटमेंट को लिखित या मौखिक रूप से हो सकती है। तो लिखित का तो मतलब आप समझ ही रहे हो, सीधे सीधे किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा लिख लिए गए हो, और मौखिक का मतलब है कि उसका वीडियो ऑडियो बना लिया गया हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है धारा 26 का मृत्युकालिक कथन। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझिए मृत्युकालिक कथन है क्या है, वही उसकी डेफिनेशन है, वही उसकी जरूरत है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण मरने वाला होता है तो सबसे पहले आप लोग पहुंचते हैं, आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। जैसे चाहे 112 में आप हो, चाहे थाने की पुलिस में हो, तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। इसलिए ये आपके लिए मृत्युकालिक कथन महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है। तो सबसे पहली बात है मृत्युकालिक कथन के लिए कि मृत्यु के कारण के बारे में हो, मतलब जो ऐसा स्टेटमेंट है वो मृत्यु के कारण के बारे में हो, मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में हो कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, और नंबर 3 है कथन करने वाला ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद मर गया, उसकी मृत्यु हो गई हो। चौथी बात है मामले में मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, यानी कि न्यायालय में ये विवादक तथ्य हो कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, तो वो जो अपना मृत्युकालिक कथन है वो बिल्कुल माना जाएगा, माने वो जिंदा सजीव होकर के यहाँ पे न्यायालय में अपना स्टेटमेंट दे रहा है, और वो उसी तरह पढ़ा जाएगा, उसी तरह ग्रहण किया जाएगा, सबूत की तरह एज इट इज मान लिया जाएगा। नंबर 5 है मृत्यु की प्रत्याशंका हो अथवा नहीं। इसका मतलब यह है कि कथन करने वाला चाहे भले ही कथन करते समय ये न जानता हो कि मैं इस चोट के बाद मर सकता हूं या बच सकता हूं। जैसे मान लीजिएगा A ने B को पैर में तलवार मारी, तो अमूमन तलवार से पैर कटने से आदमी मरता तो नहीं, लेकिन उसने ये कथन रिकॉर्ड करा दिया कि A ने मुझे तलवार मारी हैगी और जिससे मैं ओवर ब्लीडिंग मेरे हो रही है, और उसके बाद वो मर जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, जबकि आशंका मरने की नहीं थी, लेकिन मर गया तो वो मृत्युकालिक कथन हो गया। अगला आते हैं धारा 26 का खा, कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था। कारोबार का मतलब है जो जिस तरह का कारोबार करते हैं आप है, अपनी
जीडी में हमारे यहाँ रहता है, जीडी में रवानगी होती, वापसी होती है, कारण लिखा जाता है, सब चीजें। इसी तरह मान लो कोई अगर व्यापारी है तो उसकी वो होती है, खाता होता है, वो अपना खाता में लिखता है कि मैंने इसको इतने पैसे दिए, इतने कुंटल माल आया। तो इसमें कहा नंबर 1, उसके द्वारा वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में, वृत्तिक का मतलब होता है जो जीविका अपनी उत्पन्न कर रहा है उसके लेन देन में, उसके निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में, जैसे बही में लिखते थे, की गई कोई प्रविष्टि, इंट्री या उसके द्वारा किया गया कोई मेमोरेंडम। नंबर 2, उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति, मतलब कि जैसे आप किसी को कोई माल देते हैं तो उससे रिसिप्ट ले लेते हैं, रिसिप्ट लेते हैं, वही अभिस्वीकृति लिखा पढ़ी में हस्ताक्षरित हो। नंबर 3, उसके द्वारा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली लिखित या हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज, किसी भी तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो उसने उसके बारे में लिखा हो कि मैं तुम चिट्ठी भी लिखी हो तो वो भी मान ले कि मैं तुम्हें ये 1 लाख रुपए एडवांस में भेज रहा हूं, मुझे जो है 100 टन बाजरे की जरूरत है, तो ये भी उसमें आ जाएगा। उसके द्वारा प्राय दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित कोई पत्र या अन्य दस्तावेज, जैसे मैंने पत्र ऊपर बता ही दिया है, जिसमें आप देखते हैं जैसे आपकी डायरी भी है, मान लो डायरी में आपने कोई बात अपनी डेली मेंटेन करते हैं, उसमें लिखा कि आज मैंने 1 कुंटल चंदन बेचा फलाने को और इस दर से बेचा, और आज मैंने 10 कुंटल वहां से थोक रेट से इस रेट से मंगाया। तो ये भी अगर कहीं होगा कि चंदन का उस समय क्या रेट था या किसको बेचा और किससे खरीदा, अगर ये विवादक तथ्य होगा तो इस बात वो डायरी वहां पे सबूत के तौर पे मानी जाएगी, चले ही, चाहे भले ही ऐसा आदमी ऐसी डायरी लिखने के बाद मर गया। कितनी बात समझ में आई? इसका शेष भाग अगले वीडियो में।